नमस्कार। मैं हूं विवेक और आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर के। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब बहुत लोगों के मन में एक विचार आता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ईडी का शिकंजा क्यों कसा गया। तो बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सारा काम किया है, इसलिए उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसा गया है। शायद इस देश की राजनीति में वो एक मुखर आवाज़ बनते जा रहे थे, इसलिए ईडी को उनके पीछे लगाया गया है। बात सही भी हो सकती है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मसला इतना भर है तो आप किसी मुगालते में हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ वो कारनामे किए हैं जिसकी वजह से आज उनको ईडी की गिरफ्त में जाना पड़ा। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और हो सकता है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी मेरी इस स्टोरी में छिपे हों और वो आपको मिले। तो इस देश में जहां एक तरफ सामाजिक विभाजन की राजनीति चरम पे थी और जिसको भारतीय जनता पार्टी एंजॉय कर रही थी और उसके मजे ले रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करना निश्चित रूप से उनको नागवार गुजरा होगा, क्योंकि उनको रैलियों में नारे लगाने के लिए तमाम बेरोजगारों की फौज चाहिए, जिनके प्राइमरी स्कूल्स बहुत अच्छी अवस्था में ना हो। ऐसे परिवार, गरीब परिवार, जिनके बच्चे अगर अशिक्षित होंगे तो वो रोज़गार नहीं कर पाएंगे और रोज़गार नहीं कर पाएंगे तो वो रैलियों में नारे लगाने के लिए तैयार होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि 5 किलो राशन, उस एहसान के तले वो लोगों से वोट मांग पाएंगे कि 5 किलो मुफ्त राशन आपको दिया जा रहा है, आप मोदी जी को वोट करें। अब समस्या यहाँ ये खड़ी होती है कि प्राइमरी स्कूल अगर ठीक हो गए, सरकारी स्कूल अगर ठीक हो गए और सरकारी स्कूल ठीक होने के बाद वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में लग गए और उसके बाद अपने रोज़गार, स्वरोज़गार और तमाम तरह के रोज़गारों में लग गए, तब वो वोट का मसला उनके लिए खड़ा होगा। लेकिन अगर आप इतना सोच रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, तो फिर आप किसी मुगालते में हैं। इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐसे कारनामे किए जो शायद नाकाबिले बर्दाश्त थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आज मैं कुछ आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूं। तो उनमें एक सबसे बड़ा कांड जो हुआ वो था दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला। आप में से बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला सामने आया, उसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए और तत्कालीन दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन थे स्वर्गीय अरुण जेटली साहब। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबसे बड़ा काम किया, उनके पास उस समय एक जांच की संस्था हुआ करती थी, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी। वो दिल्ली सरकार के हाथ में थी और दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने उस एसीबी में इस डीडीसीए के भ्रष्टाचार को भेजा और जांच करने के लिए कहा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में उन्होंने आधी रात को पैरामिलिट्री फोर्स भेज के सचिवालय में एसीबी के ऑफिस को सील कर दिया। वहाँ के जो तत्कालीन निदेशक थे बीएस यादव साहब, उनको बाहर कर दिया गया और उनकी जगह मीणा जी को बिठा दिया गया। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन जो बीजेपी अक्सर करती है कि दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो आज के बाद दिल्ली सरकार को नहीं, केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी। तो अपने सबसे बड़े नेता को उन्होंने बचा लिया। लेकिन इतना भर होता तब भी ठीक था। इससे पहले एक वाकया और हुआ और वो वाकया था आप और हम सारे लोगों से जुड़ा हुआ। याद कीजिए, पूरा देश, आप किसी भी पार्टी में जुड़े हों, मैं किसी भी पार्टी में जुड़ा हूं, लेकिन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सभी दलों के लोग, हम सारे लोग उसमें जुटे थे। और वहाँ से एक प्रस्ताव पारित हुआ था जन लोकपाल को लेकर के, और उसी जन लोकपाल के चलते दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी का गठन किया और सरकार बनाई। आज भी तमाम सारे भाजपाई ये पूछते हैं अक्सर सारे लोगों से, आप लोगों से, कि जन लोकपाल का क्या हुआ।
तो मैं आपको बता दूं, वो जन लोकपाल जब सरकार बनी 2013 में, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको सदन में पेश किया, और सदन में जैसे ही पेश किया, सदन के समर्थन देने वाले और विपक्ष में बैठने वाले सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस जन लोकपाल को पारित नहीं होने देंगे। पारित क्यों नहीं होने देंगे, ये गौर करने वाली चीज़ है। उसके बाद अरविंद जी ने सरकार को त्याग दिया कि नहीं, हमें ऐसी सरकार नहीं चलानी है, क्योंकि जो हम वादा करके आए, हमारा सबसे बड़ा वादा है, उसको हम पूरा करेंगे। और 2015 में देश की, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार में बिठा दिया, और फिर वो जो ड्राफ्ट था उसको दिल्ली की विधानसभा में ध्वनिमति से, सर्वसम्मति से पारित किया। और सर्वसम्मति इसलिए बोल सकते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार हुई थी और वो केवल 3 सीटों पे सिमट गए थे, जो आज तक दहाई में नहीं पहुंचे हैं। तो वॉकआउट कर गए दिल्ली की विधानसभा में, सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ। और जब वो विधेयक पारित हुआ तो जैसा कि एनसीटी का प्रावधान है, नेशनल टेरिटरी एक्ट जो कहता है, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी दिल्ली सरकार कोई कानून बनाती है उसको गृह मंत्रालय में भेजना होता है। उस पूरे मसौदे को गृह मंत्रालय में भेजा गया, और गृह मंत्रालय में जब भेजा गया और गृह मंत्रालय के लोगों ने उस ड्राफ्ट को पढ़ा, फिर वो सन्न रह गए। और उसमें उनको जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो एक बात पे थी कि उसमें एक नोट था जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की धरती पे होने वाले किसी भी भ्रष्टाचार की जांच दिल्ली का लोकायुक्त करेगा। दिल्ली की धरती पर होने वाले किसी भी भ्रष्टाचार की जांच दिल्ली का लोकायुक्त करेगा। इस पे सबसे बड़ी आपत्ति थी भारतीय जनता पार्टी, और उन्होंने इस बिल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रावधान हटाएं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय कहा कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली की धरती पे हुए किसी भ्रष्टाचार से कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए, तो ये तो बात ठीक नहीं है। और बीजेपी की आपत्ति ये थी कि वहाँ केंद्र के मंत्री आते हैं, केंद्र के अधिकारी आते हैं और तमाम सांसद आते हैं, इन सांसदों को, केंद्र के अधिकारियों को और केंद्र के मंत्रियों को इससे अलग कर दिया जाए। अब आप सोचिए कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारे लोग ईमानदार हैं, तभी उन्होंने ये शर्त रखी। वरना तो उनको खुश होकर बोलना चाहिए था कि इस लोकपाल को हम पारित करें और पारित करके उसको लागू किया जाए, क्योंकि हमको तो पता है कि बीजेपी ईमानदार है, बीजेपी के सांसद ईमानदार हैं, बीजेपी के सारे मिनिस्टर ईमानदार हैं। कर लो, क्या करोगे, आपका लोकपाल क्या करेगा, हम भ्रष्टाचार करेंगे ही नहीं। लेकिन रोकने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करती है कि पता तो मोदी जी को भी है कि उनके सांसदों और उनके मंत्रियों का और उनकी सरकार का हाल क्या है, वरना कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि इस लोकपाल को क्यों रोका गया। अब एक कदम और आगे चलते हैं। तो बात ये कि अभी मैं सुन रहा था किसी ने मुझसे कहा कि अरविंद केजरीवाल जी सब कुछ छोड़ के देश के लिए निकल पड़े, सब त्याग के, घर बार उन्होंने अपना, चूँकि उनकी पत्नी वो भी IRS, और उन्होंने सब छोड़ के और गरीबों की सेवा में वो लग गए। मदर टेरेसा के साथ काम किया, उसके बाद उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में काफ़ी सारा काम किया, राशन माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और वो देश के लिए निकल गए। तो देश के लिए तो मोदी जी भी निकल गए थे, और बचपन से ही निकल गए थे, और एक झोला लेके निकल गए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। अरविंद जी तब भी अपने परिवार के साथ थे, वो तो अपना परिवार भी छोड़ आए थे, अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, अपनी माँ को भी छोड़ दिया उनके हाल पे, और देश की सेवा में निकल पड़े। लेकिन छोड़ने में यहाँ फ़र्क है, और वो फ़र्क जो है ना, वो सबसे बड़ी तलखी का कारण बना। छोड़ने और छोड़ने का जो फ़र्क है, वो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के पास IRS की नौकरी थी जो उन्होंने छोड़ी। मोदी जी के पास इस तरह का छोड़ने के लिए चाय की टपरी के अलावा और कुछ नहीं था। तो बड़ी आसानी से वो चाय की टपरी छोड़ के निकल आए। लेकिन एक IRS की नौकरी छोड़ने का फैसला बड़ा कठिन फैसला होता है, क्योंकि चाय की टपरी पे कल कोई दिल्ली में कहीं हो और MCD आके बुलडोजर चला जाए, GD आए और उसको उजाड़ के चली जाए। अब तो नहीं होता, लेकिन पहले तो MCD वाले आते थे, खुमचा उठा के चले जाते थे। लेकिन IRS की नौकरी पक्की होती है, उसके बाद उसकी पेंशन की व्यवस्था भी होती है, और उसमें करोड़ों रुपए का एक मौका होता है पैसा पैदा करने का। अरविंद केजरीवाल जी ने उसको छोड़ा और मोदी जी ने उसको छोड़ा, चाय की टपरी को, अपनी माँ को और अपनी पत्नी को। तो दोनों लोगों ने छोड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो छोड़ा वो एक बड़ा त्याग माना जा सकता है।
अब समस्या जब ये आई ना, जब दोनों की तुलना होने लगी और देश में एक बात चली कि एक तरफ एक पढ़ा लिखा IITian दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसको एक व्यक्ति काम नहीं करने देता है जो देश का प्रधानमंत्री है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, हम सब ने लोगों ने वोट दिए होंगे उनको, तो लोकप्रिय प्रधानमंत्री काम करने देना चाहिए था। और काम न करने देने का जो सबसे बड़ा एक उदाहरण है वो ये कि दिल्ली की सर्विसेज का मसला उलझा के रखा और जब कोर्ट ने फैसला दे दिया तो किस मंशा से आप उस पर एक नोटिफिकेशन ला करके आपने पूरा रातों रात उड़ा दिया उसको, एक बिल ला करके। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो अब पूरे देश के अंदर चर्चा चालू हुई कि आखिर मोदी जी की समझ उनकी शिक्षा पे कहीं ना कहीं निर्भर करती है, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनकी शिक्षा के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। वो शायद सबसे ज़्यादा चुभा भारतीय जनता पार्टी को। उनके बिजनेस पार्टनर्स को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन शायद शिक्षा वाला मामला सबसे बड़ा था कि अरविंद केजरीवाल जी के पास IIT की डिग्री थी और मोदी जी के पास कहने के लिए केवल पुलिस सम्मन, कोर्ट और इसके अलावा कुछ नहीं था। एक तरफ कहते हैं कि बचपन से मैं झूला लेकर के निकल गया और देश में मारा मारा घूमा, रो करके उन्होंने भी बिहार की रैली में कहा। और दूसरी तरफ अगर पूछ ले कोई कि आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री कब ली, तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा और तमाम सारे मुकदमे उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो हकीकत तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी इन्हीं गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस स्थिति में देश के ज़्यादातर लोगों को, जो इसको ठीक समझते हैं कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की मांग है, ये वक्त की मांग है। आज देश का लोकतंत्र कुछ लोगों की मुट्ठी में है, अगर इसको मुक्त कराना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।